इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि लोग इस भाषा को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये भाषा जो हमारे आगम की भाषा रही है और हमारे समस्त आगम इस भाषा में रचित हैं। मैं आज आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हम लोग जो प्राकृत भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो कुछ लोगों के मन में शंका होगी कि ये तो बहुत अननोन लैंग्वेज है, कठिन भाषा है, हम कैसे सीखेंगे, इसके हमको शब्द समझ में नहीं आते हैं। तो उन सब से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन सारी शंकाओं को दूर कर दीजिए और ये मान लीजिए कि आप अपनी माँ की भाषा सीखने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम अपनी जिनवाणी की भाषा सीख रहे हैं, जिसमें भगवान महावीर ने हमको सारी जिनवाणी कही थी, सारे आगम हमारे उस भाषा में लिखे हुए हैं। मैं कुछ आपको विशेष महत्व दिखलाना चाहता हूं। नील भाई, मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने के लिए कहिए, दीजिए। इस भाषा का क्या महत्व है, मैं देख रहा हूं हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे सीनियर्स भी हैं। इलंगोवन जी को मैं याद कर रहा हूं, ये जयपुर से शास्त्री हैं, हमारे अग्रज रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे परिचित चेहरे भी दिख रहे हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्राकृत भाषा को सीखने का एक अभिनंदनीय प्रयास किया है। आपको स्क्रीन दिख रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही। मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको इस भाषा की गरिमा, इस भाषा के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि हम जिस चीज को सीखने जा रहे हैं उसका महत्व हमको पता होना चाहिए। उससे हमारे विश्वास को एक संबल मिलता है। आप देखिए प्राकृत भाषा का वैभव क्या है। आप ये मान लीजिए कि भारत में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे भाषाओं का ये देश है, कई तरह की बोलियां भी बोली जाती हैं, लेकिन इन सब का यदि कोई केंद्र बिंदु है, चाहे जो भी भाषा बोली जाती हो, उसका उद्गम स्थल या उत्पत्ति स्थल हम जिसको कहते हैं, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, तो वो एक ही है, वो है हमारी नेचुरल लैंग्वेज और वो है प्राकृत भाषा। क्योंकि हमारी सारी भाषाएं जितनी भी हैं वो प्रारंभ में प्राकृत से ही निकली हैं। इसके प्रमाण के लिए एक बात कहता हूं आपसे। एक गौड़ वहो नामक प्राकृत का ग्रंथ है जिसको वाकपति राज ने 8th सेंचुरी में लिखा था। उन्होंने ये बात लिखी अपनी गाथा में कि सभी भाषाएं इसी प्राकृत से निकली हैं और इसी में विलीन हो जाती। उसी तरह जैसे नदियों का जल समुद्र में ही प्रवेश करता है और वहीं से भाप के रूप में निकल करके नदी बन जाता है, ये उन्होंने अपने गाथा में लिखा है। तो आप देखिए, आप एक ऐसी भाषा सीखने जा रहे हैं। अभी आप लोग भिन्न भिन्न शहरों से, देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। आपकी कोई ना कोई अपनी लोकल लैंग्वेज होगी जिसमें आप लोग आपस में बात करते होंगे। आप अपनी माँ से जिस भाषा में बात करते हैं वो आपकी लोकल मातृभाषा कहलाती है, लोकल लैंग्वेज। और वो सारी भाषाएं प्राकृत से ही निकल करके हमारे सामने आई। एक बहुत लंबी यात्रा करते हुए उन भाषाओं ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है। और आप जानते हैं कि अपनी खुद की भाषा का जो आनंद है वो दुनिया की किसी भी चीज में, कृत्रिम भाषा में उस आनंद को आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके साथ में ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्राकृत पढ़ेंगे, गुरुजी हमको प्राकृत पढ़ाएंगे, उस समय आपको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि ये तो हमारी गुजराती में भी ये शब्द मिलता है, ये तो हमारे मारवाड़ी में भी मिलता है, हमारे पंजाबी भाषा में भी मिलता है, हमारी राजस्थानी में भी मिलता है। ऐसे आपको अपने आप नजर आने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए कोई कठिन नहीं है ये भाषा। क्योंकि इसका पहले कभी इसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने और बहुत कम लोग इसको पढ़ते पढ़ाते आए हैं। माने इस जन भाषा का जनरलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का ये उत्साह देख के लग रहा है कि सब लोग बिल्कुल बहुत उत्साहित होकर इस भाषा को सीखने के लिए आगे आए हैं। तो निश्चित रूप से आप इस भाषा का जब प्रयास करेंगे, सीखने का अभ्यास कर लेंगे, तो आप जो गाथाएं हैं, हमारे आगमों में गाथाएं कही गई हैं, उन सबको बिल्कुल
सरल तरीके, सीधे गाथा पढ़ के आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। और आप सोचिए, जो भगवान की भाषा है, उस भाषा को ही हम सीधे डायरेक्ट समझने लग जाएं, इससे अच्छा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता है। हम लोग अगर सिर्फ ट्रांसलेशन के भरोसे रहेंगे तो कई कई बार हम गलत अर्थ भी, गलत तत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाता हूं, देखिए। जैसा कि भाषा वैज्ञानिक, हमारे जो लिंग्विस्टिक वाले स्कॉलर्स हैं, वो लोग ये मानते हैं कि मराठी, जो मराठी और कोंकणी लैंग्वेज है, वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से डेवलप हुई है, और मागधी अपभ्रंश से हमारी बंगला, उड़िया और असमिया भाषा निकल करके आई है, और मागधी अपभ्रंश से हमारे बिहार की भाषा बिहारी, मैथिली, मगही और ये भोजपुरी भाषा बनी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां निकल कर आई, और शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेलखंडी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू और हिंदी। इसमें बहुत साहित्य रचा गया। तो अगर आप प्राकृत पढ़ेंगे तो इन भाषाओं को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह एक नागर अपभ्रंश भाषा है, जिससे राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी और गुजराती भाषा का विकास हुआ है। इसी तरह पाली से सिंगली, मालदीवन, टाक्की, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। आप सिंधी भाषा का भी शौरसेनी से विकास हुआ है। तो आप अगर अलग अलग भाषा क्षेत्र से भी आते हैं तो आपको आनंद आएगा इस भाषा को पढ़ने में, कि ये शब्द, ये सारी जो व्यवस्था है, भाषा की संरचना है, वो हमारी भाषा से बहुत मिलती जुलती है। एक मैं अपना छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। मुझे अलग अलग प्रदेशों में जाने का, अलग अलग भाषा के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। मैं इसी तरह पंजाब में गया, वहां पे सारे लोग पंजाबी बोल रहे थे। एक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है? तो मैंने उनसे कहा, मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मुझे प्राकृत आती है, और मैं प्राकृत जानता हूं, इसलिए आपकी सारी भावों को समझ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे शब्द आप प्राकृत के प्रयोग करते हैं। तो प्राकृत सीखने का अर्थ है आप भारत की सभी भाषाओं के रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम प्राकृत को समझने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको हमको आगे समझने का उत्साह बरकरार रखना है। अब देखिए, थोड़ा साहित्य की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करता हूं कि प्राकृत का इतना अधिक, माने वास्ट लिटरेचर है, इतना अधिक समृद्ध साहित्य है, कि अगर आप प्राकृत का साहित्य नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे, मेरे पास एक लिस्ट है, कम से कम दर्जनों विद्वानों ने कहा है कि यदि आप प्राकृत साहित्य को नहीं पढ़ते हैं तो आप भारत की समाज को और संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं। आप सिर्फ दूसरी भाषा के साहित्य पढ़ेंगे, प्राकृत नहीं पढ़ेंगे, तो जो आप सही भारत को समझना चाहते हैं, आप भारत को नहीं समझ पाएंगे, न भारतीय संस्कृति से परिचित हो पाए, मैंने कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाएगी। इसलिए प्राकृत साहित्य को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु है कि ये जैन आगमों की भाषा है। माने जैन आगम जो हमारे, चाहे श्वेतांबर आगम है, चाहे दिगंबर आगम है, वो दोनों ही आगम प्राकृत भाषा में, मूल आगम। तो भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा थी। इसलिए अगर हमको वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मूल ग्रंथों को पढ़ना है, हमारे मूल आगमों को पढ़ना है, तो ये सारा आगम इसमें प्राकृत भाषा में, तो वो प्राकृत भाषा समझने से वो समझ में आता। और भारत के जितने प्राचीन शिलालेख हैं उसमें अधिकांश प्राकृत में भी हैं। जैसे जो प्रसिद्ध शिलालेख है हाथी गुम्फा शिलालेख, और जहां पे हमें डमोकार मंत्र का उल्लेख प्राप्त हुआ था, खारवेल का शिलालेख है, नासिक का शिलालेख है, और अशोक के जो शिलालेख हैं वो जो प्रसिद्ध है, जिसने पूरे भारत के इतिहास को खोल के रख दिया, वो सारा प्राकृत भाषा में ही है। तो जो प्राकृत भाषा नहीं समझेगा उन शिलालेखों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। आप देखो, कथा साहित्य के मामले में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हुए, आप लोग नाम जानते होंगे। उन्होंने एक वाक्य कहा है कि इस पृथ्वी की रचना किसने की ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कथा साहित्य की रचना जैनाचार्यों ने ही की है। पृथ्वी की रचना किसने की वो मुझे नहीं मालूम। इतना सारा कथा साहित्य लिखा गया है, और साहित्य, कथा साहित्य में जो सर्वाधिक प्राचीन रचना मानी जाती है, बड्ड कहा, वो प्राकृत भाषा में ही लिखी गई है। ये सबसे पहला और प्राचीन साहित्य जो कहानियों का साहित्य वो मिलता है हमको। आप संस्कृत के जितने नाटक हैं उसमें जो डायलॉग होते हैं उसमें प्राकृत का ही प्रयोग किया गया है। तो जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको भी प्राकृत समझना बहुत जरूरी है।
नहीं तो वो नाटकों को नहीं समझ पाएंगे। उसमें क्या होता है कि जो शिक्षित जो लोग हैं, जो बड़े घरानों के माने जाते हैं, जैसे राजा हो गए या ऋषि हो गए, तो वो तो संस्कृत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो और पात्र हैं सामान्य, जैसे रानी है या विदूषक है, नती है, जो और पात्र हैं, वो सारे प्राकृत भाषा में बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा संतुलन संयोग उसमें आपको नाटकों में दिखलाई देगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने ही प्राकृत का अध्ययन किया, बल्कि आपको अगर आप गणना करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में बहुत कम स्कॉलर हुए हैं, बल्कि विदेश के स्कॉलर्स ने ज्यादा प्राकृत में अध्ययन किया है। उनमें मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, याकोबी, बूलनर और रिचर्ड पेशेल। ये जो कई जर्मन के स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने प्राकृत की व्याकरण लिखी है। और रिचर्ड पेशेल ने तो प्राकृत व्याकरण पर ग्रंथ लिखा है जर्मन भाषा में, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हमको अवेलेबल है। इसके साथ बहुत सारे विषय हैं, जैसे आयुर्वेद, गणित, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आहार विज्ञान, संगीत। ये बहुत सारे सब्जेक्ट प्राकृत साहित्य में उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि लोग प्राकृत को नहीं समझने के कारण ये सारे विषय भी हमको ज्ञान में आ नहीं पाते हैं। हमारे साथ देखा बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय के लोग जुड़े सीख रहे हैं। तो अगर आप प्राकृत सीख लेंगे तो आपको एक रिसर्च का नया सब्जेक्ट मिल जाएगा कि हमारे प्राचीन साहित्य में इन सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बातें आई हैं और कौन कौन सी चीजें जो आज तक ज्ञान का विषय नहीं बन पाई, कोई नई खोज हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं अगर हमने ये भाषा सीख ली तो। अब देखिए, छोटा सा मैं भाषा का प्रयोग का चमत्कार बताता हूं कि प्राकृत भाषा का आनंद क्या है। उसका एक उदाहरण आप जब कक्षाएं करेंगे तो आपको बात बात पे बहुत सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके अंदर इसके में जो इसका महत्व है वो समझाने के लिए बात कह रहा हूं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एक संस्कृत नाटक है कालिदास का, आप लोग जानते हैं। उसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों है, कालिदास का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। तो उसमें एक शब्द है सौंदलावण्णम पेख, ये एक शब्द है, ये प्राकृत में लिखा हुआ है। अब इसका देखिए, इस शब्द के दो अर्थ लगाए गए हैं। जैसे ये लिखा है शकुंतल माने सौंद, सौंद पक्षी का लावण्य देखो, माने सौंद नाम का एक पक्षी है, सौंद इस पक्षी को बोलते हैं, उसका लावण्य माने उसका सौंदर्य देखो, इसी शब्द से ये अर्थ निकलता है। दूसरा है सौंदला के वर्ण को देखो, माने सौंदला वर्णम, तो ये सौंदला वर्णम पेख में दो अर्थ निकले, माने शकुंतला के पुत्र भरत को देख लो। अब लोगों ने इसकी संस्कृत कर दी, माने जो प्राकृत थी उसको संस्कृत बना दिया, तो उसमें लिखा है शकुंतल लावण्यम प्रेक्षस्व। तो इसमें से ये दो अर्थ नहीं निकलते हैं। जब उसकी संस्कृत कर देते हैं तो ये दो मीनिंग इसमें निकलेंगे नहीं, वो जो प्राकृत में है तभी वो दो मीनिंग उसके निकलते हैं। और अगर हम सिर्फ संस्कृत में उसको देखेंगे तो उसका एक ही अर्थ बनेगा कि शकुंतल के लावण्य को देखो, बिल्कुल तीसरा अर्थ बनता है, मानो जो शकुंतला है उसके लावण्य, उसके सौंदर्य को देख लो। तो आप देखो, अगर प्राकृत से पढ़ते हैं तो हमको उसके कई अर्थ भाषित होते हैं जो मूल में लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्राकृत छोड़ देते हैं और हम उसकी संस्कृत छाया से पढ़ते हैं तो उसका जो मूल अर्थ है वो उससे हम भटक जाते हैं और दूसरे दूसरे अर्थों को लगाने लग जाते हैं। तो ये देखिए, इसका एक प्रयोग ये दिखाया, और एक चुटकुले की तरह एक प्रयोग है, आप देखिए दूसरा, आपको बहुत आनंद आएगा। एक भील है, जंगल में से भील होते हैं, उसकी 3 पत्नियां हैं। तो उन 3 पत्नियों ने उससे डिमांड की। एक ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, और दूसरी पत्नी बोलती है मुझको हरिण चाहिए, और तीसरी पत्नी कहती है मुझे गीत सुनाओ, कोई गाना सुनाओ। अब उसकी 3 पत्नियों, तीनों की डिमांड कैसे पूरी करेगा? तो वो एक उत्तर देता है सिर्फ, वो कहता है सरोनथी। ये देखिए सरोनथी। अब सरोनथी एक उत्तर देने से तीनों पत्नियों को उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राकृत भाषा का चमत्कार है। जैसे आप देखो, प्राकृत में उसमें कहा सरोनथी, तो सर शब्द का अर्थ तालाब भी है, तो उसने कह दिया तालाब नहीं है अतः पानी हम नहीं दे सकते, पहली पत्नी से कह। और सर शब्द का अर्थ बाण, बाण भी होता है, बाण माने धनुष बाण जिससे शिकार किया जाएगा। तो उसने कहा बाण नहीं है इसलिए मैं हरिण का शिकार नहीं कर सकता, तुम्हारे को हरिण ला के नहीं दे सकता। और फिर तीसरा, सर शब्द का अर्थ स्वर भी होता है, गाने वाला स्वर,
तो कह रहे हैं हम स्वर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं गाना भी नहीं गा सकता। तो उसने एक ही उत्तर दिया, सरोनथी। आप देखिए 3 अर्थ उसके निकाल करके उसने वो उत्तर उसको दे दी। तो ये प्राकृत भाषा का चमत्कार है। मैंने 2 उदाहरण दिए। जब आप साहित्य पढ़ेंगे भाषा को सीख करके तो आपको और बहुत सारे शब्द आपको समझ में आएंगे। आप देखिए, प्राकृत भाषा का अर्थ है मातृभाषा, प्राकृत भाषा का अर्थ है आगम की भाषा, और प्राकृत भाषा का अर्थ है अपनी भाषा। हम इसको अपनी भाषा समझ करके पढ़ें कि एक प्राचीन भाषा है। और आप समझ लीजिए, यदि हमने प्राकृत नहीं सीखी या प्राकृत नहीं जानते हैं, जो लोग भी प्राकृत नहीं जानते हैं, उनके लिए ये दुनिया 300-400 साल पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। क्योंकि आपको लैंग्वेज संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, इसका मतलब इसके 300-400 साल से पूर्व का कोई भी लिटरेचर आप पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो आपके लिए तो दुनिया ये 300-400 साल पुरानी हो गई, इससे पहले कुछ था ही नहीं दुनिया में, ऐसा लगेगा। तो इन भाषाओं को समझने से हमको अपना प्राचीन वैभव पता चलता है। और आज वर्तमान के युग में इस भाषा का बहुत महत्व, अभी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राकृत को सीखने पर बल दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। जो हमारी नई शिक्षा नीति अभी नई लागू हो रही है भारत सरकार के द्वारा, उसमें भी प्राकृत भाषा के महत्व को विचार किया गया है। श्रवण बेलगोला में प्राकृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ताकि प्राकृत के वैभव को लोग समझ सकें, उसके साहित्य को पढ़ सकें। और प्राकृत में काफी प्रयोग चल रहे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से भी प्राकृत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक छोटा सा समाचार पत्र मैं भी प्रकाशित करता हूं, ये पागद भाषा नाम से मैंने 4-5 साल पहले प्रारंभ किया। इसमें पहली बार प्राकृत में समाचार लेखन का प्रयोग किया गया कि जो आपको समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार जो सुनाई देता है वो प्राकृत में कैसे हो सकता है, वो पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और इसी तरह एक डॉक्टर अरिहंत जैन ने एक प्राकृत टाइम्स इंग्लिश में स्टार्ट किया है। प्राकृत टाइम्स ये इस लैंग्वेज के महत्व को बताने के लिए इंग्लिश न्यूज लेटर, ताकि इंटरनेशनली लोग इसको समझ सकें, इसके महत्व को समझ सकें। तो मेरी आप सभी से बहुत बहुत आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप एक बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सारे आयोजकों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसका प्रयास किया, और गुरु जी का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसको पढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान की। और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस भाषा में रुचि दिखाई है। भाषा के माध्यम आत्मा के वैभव को समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे गौरपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनिकांत जैन। सो हम गुरुजी का वेट कर रहे हैं अभी, और गुरुजी बस कनेक्ट हो ही गए हैं। गुरुजी आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, आ रही है आवाज में। हाँ गुरुजी, सो आप यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, वेट सो आपने जैसे सुना ही कि हमारे प्रोफेसर साहब जो जुड़े थे वो गुरुजी के बेटे ही हैं, और उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहली प्राकृत में मैगजीन पब्लिश की है। और आज तक किसी ने भी प्राकृत में कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन पब्लिश नहीं की है, जो कि प्रोफेसर अनिकांत जैन ने की है। सो वे भी ज्ञान के विश्रुत स्रोत है, हमें समय समय पे उनका भी लाभ मिलता रहेगा। अभी गुरुजी को सुनते हैं। जी, ऑडियो ऑन कर दीजिए।
इंदु जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। गुरुजी आप सुन पा रहे हो? ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आपको हाँ हाँ इंदु जी, क्या हम गुरु जी का जो डिवाइस है उसे ही अनम्यूट करें? मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल गुरु जी। अभी आपने प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन, जो कि नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर और जैन दर्शन विभाग में विभागाध्यक्ष हैं, उनसे अभी आपने प्राकृत भाषा की महत्ता और उपयोगिता आज के समय में क्या है, हमें क्यों प्राकृत भाषा पढ़ना चाहिए, इस सब के विषय में आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और ये भी आपको बतला दें कि अगर आप अपने ईमेल इनको भेज देंगे, नील जी को सबके पास होंगे शायद ईमेल, तो ये अपनी पागत भाषा पत्रिका भी भेज देंगे आपकी, जो प्राकृत भाषा में निकलती है। तो आप लोग प्राकृत भाषा किस तरह पढ़ी जाती, किस तरह, वो सब आप समझ जाएंगे। वो हमारा हाँ, अब प्राकृत भाषा आप लोग बहुत, मुझे बहुत खुशी है कि इतने उत्साह से पढ़ रहे हैं। तो हम केवल 10 मिनट के लिए आपको केवल प्रारंभ में ये बतलाएं कि होती हो ना, वो स्लाइड शेयर करें। हाँ, तो प्राकृत देखिए, इसमें कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन, ये शब्द वर्णमाला होती है, हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो प्राकृत भाषा की भी वर्णमाला है, और वो चाहे हिंदी की हो, चाहे प्राकृत की हो, चाहे संस्कृत की हो, प्राकृत के समान है, मगर कुछ शब्द हैं, कुछ स्वर और व्यंजन हैं जो कम हो जाते हैं प्राकृत में, तो बड़ी आसानी होती है। और आपको एक बात पर बतलाएं कि जैसे संस्कृत में कोई भी रूप चलाते हैं तो हम 3 वचन होते हैं, एक वचन, त्रिवचन और बहुवचन, मगर प्राकृत में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत सरलता है इस दृष्टि से। और इसी प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं, धातु रूप होते हैं, जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरह से, तो इसका ये भी इसी प्रकार से चलते हैं जैसे शब्द रूप चलते हैं। तो आपको बहुत समझ। और दूसरा, एक आपको एक महत्वपूर्ण बात बतलाएं कि प्राकृत जैसे संस्कृत में या हिंदी में या दूसरी भाषाओं में 3 प्रकार के सकार होते हैं, सा। एक होता है दंती सा, एक होता है तालव्य सा, और एक होता है मूर्धन्य सा। 3 प्रकार के सा, मगर केवल प्राकृत में एक ही सा आता। कहीं भी गए आपको कोई चाहे मूर्धन्य सा आए, चाहे आपको तालव्य सा आए, यानी वो शक्कर वाला सा लिखते ना जैसे, और इसी पा वाला सा लिखते हैं, तो ये इनका प्रयोग नहीं करना है। केवल आपको दंती सा, जो सड़क वाला या इस तरह से लिखते, वो वाला आपको शब्द मिलता, केवल सा का प्रयोग होता है। बहुत सरल हो जाएगी। आप जैसे जैसे प्राकृत को पढ़ेंगे आगे आगे, आपको बहुत सरलता मिलेगी। तो ये सबसे पहले हम केवल इसमें स्वरों को देख लें, तो बहुत बहुत मतलब सीमित स्वर हैं इसमें, ज्यादा कठिनाई नहीं है। और ये सीमित इस दृष्टि से हो जाते हैं, बहुत सरल। केवल 8 स्वर हैं इसमें, आ आ, ई ई, उ ऊ, ए ओ, ये केवल 8 स्वर हैं। और इनको अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है ह्रस्व स्वर, यानी जो छोटे वाले स्वर अपन बोल देते हैं, और एक दीर्घ स्वर। तो जैसे ह्रस्व स्वर क्या है, अ ई उ ए ओ,
ये 5 स्वर जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं, और इन्हीं में से 3 स्वरों को थोड़ा ज्यादा उच्चारण करके वो दीर्घ बन जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन देखो, एक बहुत कम हो गए इसमें, तो आपको बहुत सरलता जाएगी और आप देखेंगे किस तरह से स्वरों को परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख देख लीजिएगा। प्रोफेसर तो जी, हाँ, नेक्स्ट यहाँ जी। हाँ प्रोफेसर जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे वर्णमाला होती है, यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज के, वो दो में विभाजित होते हैं। जैसे आपने कहा कि स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या होता है? हाँ, स्वर ये होते हैं कि जिसको उच्चारण करने में, बोलने में कोई दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अ, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं, आपने अपने आप स्वाभाविक रूप से उसका उच्चारण हो गया। और इसी प्रकार से आ दीर्घ हो गया, ई ह्रस्व इकार हुआ, ई ये दीर्घ इकार हो गया। इसी प्रकार से तो इनमें कोई वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आपको बताएं, जैसे आप अंतर समझ सकते हैं, जैसे कमल, तो का है, तो का अकेला नहीं है, का वो जो व्यंजन है वो स्वर सहित है, का में आ मिला हुआ है, तभी अपन पूरा का बोल पाते हैं। नहीं तो यदि उसमें स्वर न मिलाएं तो वो हलंत कहलाने लगेगा, आधा का जैसा होता है। तो ये कहलाता है सहायता। तो व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर वो होते हैं जिनमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती इसको बोलने में या उच्चारण करने में, वो स्वर कहलाती है। ओके, जी, सो आगे नेक्स्ट। ऐसे लेटर्स कि जिसके अंदर हमें ये जो 8 स्वर है जी, उसकी सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हाँ और स्वर है उसके अंदर किसी भी दूसरे लेटर्स वगैरह किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है जब हम हाँ, बोलते हैं तभी। बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल यही है। हाँ, अब देखो, एक इसमें भी स्वर में कुछ नियम हैं। ये सब लोग, मेरा एक अनुरोध है, सभी जो इसमें प्राकृत पाठशाला में जो प्राकृत सीख रहे हैं, ये अपनी निश्चित रूप से एक डायरी रखेंगे और अपना पेन रखेंगे, और ये नियम शुरू में लिखते जाएंगे, ताकि हम देखिए, प्रत्येक जैसे अपन अपन बच्चों के लिए अ, अंग्रेजी पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, तो उनको वर्णमाला पहले नंबर सिखाई जाती बहुत दिनों तक। जब वर्णमाला सीख लेते हैं, तो फिर उनको मिलाकर के शब्द बनते हैं, जैसे का, मा, ला, कमल, इस तरह से। तो इसी प्रकार से हम इस वर्णमाला को लिख लें अपनी डायरी। हर एक के पास एक डायरी होना चाहिए, उसमें एक छोटे से नियम है। और कोई ये ना कहे, जैसे कुछ सीनियर होते हैं लोग, वो कहने लगते हैं हमें याद नहीं रहता, तो डायरी में नोट कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। आपको कभी भी उसको पढ़ना हुआ तो आप साफ लिख सकते हैं। और कभी कोई भी, हमारा ये भ्रम होता है कि हम कोई चीज भूल जाते हैं, कभी भी कोई भूलता नहीं है। केवल उस पर अपन को एकाग्र मन में रुचि उत्पन्न हो और उसके सीखने के प्रति अपना लगाव हो, तो कोई चीज भूलते नहीं है। जैसे मान लीजिए, हम कभी कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो हम उसकी कहानी 3 दिन बाद भी सुना सकते हैं कि देखो हमने एक पिक्चर देखी थी उसकी, क्योंकि उसमें रुचि बड़ी थी आपकी। इसी प्रकार से प्राकृत सीखने में भी इसी प्रकार से रुचि रखेंगे। मैंने एक बार इसी तरह मैं बनारस में भी सिखा रहा था ये प्राकृत, तो कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी या पुरुष थे, वो कहने लगे, देखिए हमें आप बताते हैं तो उस समय तो ध्यान रहता है, याद हो जाता है, मगर बाद में भूल जाते हैं। मैंने उनको एक उदाहरण दिया, एक बात बतलाइए, आपको 10 साल पहले आपने किसी को रुपया उधार दिया हो, तो आज भी याद रहता है ना? हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो याद रखते हैं, तो हम ये क्यों भूले? इसको भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी इसके प्रति रुचि है तो सब लोग ध्यान रखेंगे। और इसी, तो ये स्वर संबंधी नियम अभी बतला रहे थे, तो आगे देख लेंगे अपन। देखिए, अब स्वर संबंधी नियम क्या है? देखिए, प्राकृत में संस्कृत भाषा के प्राय सभी स्वरों का अन्य दूसरे स्वरों में परिवर्तन होता है, तो सरलीकरण होता है। देखिए, प्राकृत भाषा बहुत सरलीकरण की भाषा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी हो सकता
थोड़ा आपको सुनने में या समझने में कठिनाई हो रही, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इतना लगने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा, इतनी रुचि बढ़ेगी कि आप कहेंगे कि यार कितना अच्छा, कितनी सरल है। जैसे अभी प्रोफेसर अनिकांत कुमार जी बोल रहे थे ना कि हम पंजाब गए तो वहाँ पंजाबी जब बोल रहे थे, तो पंजाबी में मैं बताऊं जितनी लोकल ये भाषाएं हैं, जैसे लोक भाषाएं हैं, उनमें अधिकांश ये प्राकृत शब्द घुसे हुए। मैं अभी बीएल इंस्टीट्यूट में भी मैं जब डायरेक्टर के रूप में था, तो वहां पर हम प्राकृत पढ़ाते थे, तो हरियाणा के लोग आते थे, तो वो कहने लगे अरे सर आप तो बिल्कुल हम जब प्राकृत पढ़ाते थे, अरे ये तो आप तो हमारी हरियाणवी भाषा बोलते हैं। वो सब हमारे हरियाणा में भी ये हरियाणवी भाषा में भी यही शब्द है जो प्राकृत में है। तो इस तरह से बहुत सरलीकरण है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं, जैसे आप स्वर संबंधी नियम ये है कि प्राकृत में प्राय संस्कृत भाषा के सभी स्वरों का अन्य दूसरे स्वरों में परिवर्तन होता है। देखो कैसे परिवर्तन होता है, बदल जाते हैं, परिवर्तन माने बदल जाते हैं। जैसे जैसे ऋषि का री है ना, तो री को आ में बदल जाता है, री का लोप हो जाएगा, वहां आ आएगा। जैसे घृतम, घृतम का देखो यहाँ री हो गया लोप, और आ जो री का आ हुआ और घा में मिल गया तो घायम हो गया। इसी तरह से मृगहा, ये मृग है तो इसका देखो री का लोप हुआ और मां में आ मिल गया। जब किसी चीज का लोप होता है तो स्वर का लोप हुआ तो वो आधा रह जाता है वो शब्द। जैसे कमल का, तो का कभी भी उससे अगर कोई शब्द लोप करेंगे, जैसे घा है, घ्री था, घ्री, तो लोप किया तो आधा घा बचा, तो वो विकार जो है वो आ बन गया और घा में मिल गया तो घयम बन गया। इसी तरह से मृगहा माओ हो जाता है, माँ विकार का लोप हो गया। इसी प्रकार से जैसे अपन वृषभ देव हैं, भगवान आदिनाथ हैं पहले तीर्थंकर, तो बस वृषभा, तो उसका प्राकृत में हो जाएगा बस हो, क्योंकि यहाँ पर विकार का लोप हो गया। अब क्या होता है कहीं कहीं पर स्वर का जो विकार है उसको ई भी बन जाता है। जैसे कृपा, तो कृपा में जो रिकार था उसको ई में हो गया तो कृपा हो गया। जैसे अपन हृदय लिखते हैं तो हृदयम, तो अब यहाँ पर री का लोप होकर के री को ई हो गया तो हिये यम हो गया। और यहाँ पर अभी आगे हम बताएंगे कि ये दा कहाँ गया। तो दा का क्या होता है कि एक सूत्र है प्राकृत का, बहुत सरल सूत्र, और उसको ध्यान में हम शुरू में कराएंगे, आपको याद करा देंगे कि कुछ जो मध्यवर्ती जो व्यंजन होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो जैसे का गा चा जा ता दा पा वा पैवाम प्रायो लोपा, इनका प्राय लोप हो जाता है। तो दा का लोप हुआ तो आ बचा, तो आ को अवर्णो ये श्रुति, आ को या हो जाता है तो ये यम बन गया। इस तरह से होता है। इसी प्रकार से री है, री को कभी कभी री को ऊ भी हो जाता है, दीर्घ ऊ, तो जैसे ऋतु है तो ऊ बन गया। इसी प्रकार से पृथ्वी था तो ऊ बनना ना, तो पोह 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 ई हो गया। इस तरह से होता है। इसी प्रकार से री को री भी हो जाता है, यानी जैसे हिंदी में रा में छोटी की मात्रा, ऋषि का री है उसको रा में छोटी की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा हो जाती है, तो रिद्धि को रिद्धि बन गया, ऋषि को ऋषि बन गया। इस तरह से ये बदल जाते हैं। तो ये स्वर संबंधी नियम आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो प्राकृत, ये समझ लीजिए प्राकृत की आपकी पहली पाठशाला शुरू हो रही है, और पहले पाठ में आपको ये चीजें समझ लेंगे तो बहुत सरलता जाएगी, आपको कहीं भी कोई बदलने में करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे ले ले अपन लोग, जैसे नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है स्वरों जो छोटे, जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर जो संस्कृत में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व है वहां पर, जैसे ई है तो उसको दीर्घ हो जाता है प्राकृत। जैसे पश्यति, ये पश्यति माने देखता है, संस्कृत का शब्द है, तो इसका प्राकृत में जाकर के पासई, देखो इत्ता का लोप हो गया, कागा चाजा तादा पैवाम प्रायोलोप, इस सूत्र से ता का लोप हो गया और
ई हो गया, तो ई बचा। तो ये क्या होता है, तो ये ह्रस्व स्वर को वो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पश्यति था, तो मैंने पा से ही बोला, तो पा अकेला था और यहाँ पे आ को आ हो गया, आ पा दीर्घ एक पा हो गया। इसी प्रकार के शिष्य, तो इसको शिष्या में छोटी की मात्रा था, ह्रस्व इकार था, उसको दीर्घ इकार हो गया, सीसो, ये हो गया। तो इस तरह से ये ह्रस्व स्वरों का दीर्घकरण कहलाता है। और कहीं कहीं पे प्राकृत में दीर्घ स्वर को भी ह्रस्व हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे आ आ, तो जैसे जैसे आ था, बड़ा आ, जैसे आम लिखते हैं, आम, आम लिखा ना, तो उसको संस्कृत में आम्र कहते हैं। तो प्राकृत में आ का दीर्घ का ह्रस्व हुआ, अम बम, ताम्रम तम्बम। इसी प्रकार का दीर्घ इकार का ह्रस्व इकार होता है, जैसे मुनीन्द्र नाम में बड़ी की मात्रा थी, यानी दीर्घ इकार था, उसको मुनिंदो, देखो ह्रस्व इकार हो गया, इस तरह से। और इसी प्रकार से और भी आपके सामने स्लाइड है, उसको देख लेंगे। इसी प्रकार के दीर्घ उकार को ह्रस्व इकार हो गया, जैसे चूर्णा, चा में दीर्घ ऊ था, तो उसको चुल्लो बन गया, ह्रस्व आ गया। इसी प्रकार से ऊर्मी, तो उम्मी हो गया। इस तरह से तो ये दीर्घ स्वरों का ह्रस्वकरण हो जाता है। जो दीर्घ स्वर संस्कृत में रहते हैं उनको ह्रस्व यानी छोटे वो स्वर हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार से और देख ले, जैसे नरेंद्र, तो नरेंद्रो हो गया। तो ये कुछ चीजें इस तरह से हैं। और जैसे नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम इस तरह से हो जाता है। अब हम कुछ, ये तो यहाँ पर हुआ, नेक्स्ट देख लें। हम थोड़ी सी आपके सामने कुछ बातें बताना चाहेंगे, ताकि हम लोगों को अभी पता चले कि हम लोग, कई लोगों के मन में इच्छा होती कि अरे हम अपना प्राकृत में नाम लिखें। हमसे कोई पूछेगा प्राकृत में किस तरह पूछेगा, हम उसका क्या उत्तर देंगे। तो जैसे आपसे पूछेगा, तव नामम, तव किम नामम अस्थि, अस्थि को अस्थि हो जाता है, नामम को नाम को नामम हो जाता है। और इसी को तव को, देखो ताओ की जगह तुमम भी बोल सकते हैं। और आपका बोलना, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, और कहें कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको आप, आपका नाम क्या है ये पूछना है, तो भव वो शब्द भी आता है यहाँ, भवतः, आपका नाम क्या है। तो तुमम, तव, भवो, किम नामम। अब नाम को अभिधान शब्द भी बोलते हैं, सब अनेक लोग जानते होंगे। तो नाम बोलते हैं, अभिधान बोले। तो तुमम, किम नामम या अभिधानम अथि, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछा जैसे किसी ने। तो आपको अब उत्तर लिख, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो अब आपको उत्तर लिखना है मम। मम के लिए है ना मेरा नाम। तो मम के लिए दो शब्द आते हैं प्राकृत में, मम भी आता है, मज भी आता है। तो मम नामम और अथि। अब अपना अपना नाम, जैसे मान लीजिए नील शाह जी नाम है, नील शाह जी हैं, या ये तो ये लिखेंगे अपना मम नामम, या उत्तर देंगे, कोई ने पूछा तो मम नामम नील साहो अथि। ये क्या होता है, जहां विसर्ग आता है, विसर्ग माने दो, उसको दो बोलते हैं ना, डबल डॉट, उसको विसर्ग बोलते हैं संस्कृत में या उसमें। तो उसकी जगह पे ओ हो जाता है। तो साह ये था, तो उसी को संस्कृत में भी वो हो जाता है कभी कभी, कहीं अनेक जगह पे। तो वहां पर मम नाम नील साहो अथि। इसी प्रकार से सब लोग अपना अपना नाम उसको प्राकृत में लिख देंगे। मैंने इसलिए खाली जगह उसमें छोड़ दी है कि उसको अपना नाम सब लोग अपना भर लें, ताकि अपन किसी कोई पूछे कि तव किम नामम अथि, तुम्हारा क्या नाम है, तो हम बोल सकते कि मम या मध्य नामम नील साहो अथि। ये कैसे, जैसे अनेकांत कुमार कहना है, तो अणे 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 अणेयंत कुमारो, रा का कुमारः, ये संस्कृत का था तो उसको ओ हो जाएगा। तो अणेयंत कुमारो अथि, इस तरह से नाम हो जाएगा।
इसी प्रकार से आता है कि तुमम कथ्य निवससि, तुम कहाँ रहते हो, कोई पूछेगा आपसे तो आपको इसका उत्तर लिखना है अहम। अब आप अपना नाम लिख दीजिए, कोई जयपुर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई मद्रास या चेन्नई में रहता है, तो उसमें लिखें अहम 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 ये अहमदाबाद लहरे या जनपदे निवसामी, मैं अहमदाबाद जनपद में रहता हूं। ठीक है, या बेंगलोर, अहम बेंगलोर, अब तो उसका नाम बदल गया है ना, बेंगलोर की जगह पे बेंगलुरु हो गया है, तो अहम बेंगलुरु जनपदे या नयरे नगर में निवसामी रहता हूं। तो इस प्रकार से हम इस ये मैंने आपके सामने ये वाक्य रखे, तो ये केवल अभी 2-4 नमूने एक आपको बतलाने के लिए एक रुचि पड़े कि हमें हर एक को मन में रहता है कि हम अपना नाम अगर प्राकृत में बोले तो किस तरह बोलेंगे, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। तो मैंने ये दी है, आप लोग इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। और अब आपके सामने ला रहे हैं हम, जैसे अभी अपने स्वर पढ़े, स्वर, तो स्वर है जैसे आ, अपन लोग जैसे प्राय करके हम लोग हिंदी में जब बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो आ अनार का, यहाँ पे आ इन्होंने लिख दिया अभ्य, अभ्य माने होता बादल, अभ्य, तो इन्होंने लिख दिया आ अभ्य, अभ्य शब्द माने बादल। ये अभ्य शब्द जो है प्राकृत है और अभ्र है ये संस्कृत है, और बाद में अब गुजराती भी लिखा है और अंग्रेजी भी लिखा है इसमें, ठीक है, इंग्लिश भी है। इसी प्रकार से आ बड़ा दीर्घ का दीर्घ आकार, तो इसको कहेंगे आदित्य माने होता सूर्य, तो दीर्घ आकार में आदित्य संस्कृत है, आ इच्च ये प्राकृत है, और गुजराती भी लिखी हुई है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अभी जो स्वर बतलाए ई, तो ये इंद्र, इंद्र शब्द जो है ये संस्कृत का है इंद्र, और फिर केवल इंद्र शब्द ही लिख दिया है इसमें। और इसी को हम प्राकृत में देखो, देखो अब इसमें परिवर्तन देखो, हम इसी प्रकार से शब्दों में परिवर्तन बताएंगे प्राकृत में। देखो द्रा में ऋकार था, तो प्राकृत में ऋकार का लोप हो गया, ठीक है ना, तो इंद बचा दा, उसमें प्राकृत में इंद्र शब्द नहीं बोलेंगे, इंद बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जय जिनेन्द्र, तो ये बोलना ना, तो जय जिनेन्दो, इस तरह से जय जिनेन्दो, दा द्रा की जगह पे दा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये इकार का आपने बताया, ह्रस्व इकार का इंद्र, ठीक है, इंदु इंद्र। अब देखो एक दीर्घ इकार आया ईश्वर, ईश्वर शब्द जो है संस्कृत का है ईश्वर, और उसी को प्राकृत में बनाएंगे तो ईसर, दीर्घ इकार ईसर। देखो इसमें क्या हुआ है, जहां दुत्त होता है, ध्यान रखिएगा, अभी अभी आगे बताएंगे, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया, इतना आनंद आएगा आपको। क्या होता है संस्कृत में, तो एक असमान व्यंजन भी के दुत्त हो जाता है, जैसे आधा सा ईश्वर और वा, ये अलग अलग शब्द हैं। मगर प्राकृत में क्या होता है कि अगर व्यंजन का परिवर्तन दुत्त होगा, यानी दो डबल आएंगे जहां पर, तो उसी वर्ण का शब्द है, उसी वर्ण का, उसी जैसे कवर का, उसी वर्ग का, सॉरी, उसी वर्ग का ही व्यंजन आएगा साथ में। तो देखो लिख दिया ईसर, ठीक है ना, ईश्वर ईसर आया। और जैसे मान लीजिए जैसे जस्य यस्य, यस्य बनता ना, तो यस्य देखो सकार है उधर या है, अलग अलग है, कोई वर्ग का मेल नहीं है। मगर प्राकृत में जब करेंगे तो जस्य शब्द होगा, जब डबल सा होगा, वहां पे या गायब हो जाएगा, सा ही रहेगा। ये कुछ नियम है, धीरे धीरे बहुत सरलता से हम आपको बतलाएंगे। तो इस तरह से ये वर्णमाला है। और इसी प्रकार से ओकार है, तो आगे नेक्स्ट ले लें, बस दो और बच्चे, उसके बाद में थोड़ा अपन परिचय भी ले लेंगे, कुछ लोगों का कल हो नहीं पाया उस दिन। तो हाँ, इसी तरह से उपाध्याय,
वर्णमो लोए जैसे ओणमो उपाध्यायणम बोलते ना, तो उपाध्याय उपाध्याय, तो ये शब्द जो है ये जो व्यंजन, ये जो स्वर है, तो इस प्रकार से इसमें गुजराती में भी है, अंग्रेजी में भी है। इसी प्रकार से दीर्घ उकार, तो उन्होंने लिख दिया ऊरण, ऊरण। तो ये उरभ्र, ये संस्कृत है, और बाकी का इसमें ये आगे लिख दिया है उसमें गुजराती में भी। इसी प्रकार से एरावत, एरावत, एरावण, तो एरावण का हो गया, इसमें बन गया। फिर इसको ये प्राकृत में, संस्कृत में था आई, और उसी को हिंदी जब प्राकृत करने लगे तो फिर वो आ गया वहां पे ए, ठीक है ना, ए रावण, ऐसा हो गया। इसी प्रकार से ओषध, औषध, औषध शब्द है, तो औषध का प्राकृत में बना औषध। देखो अब अभी परिवर्तन हुआ, ओस है, औषधि होती ना, तो उसमें मूर्धन्य सा होता है बीच में, मगर मूर्धन्य सा रहे चाहे दंती सा रहे, शक्कर वाला सा रहे, वो सब केवल हर एक दंती सा में ही बदल जाएगा। तो ओ स है, तो सढ़, धाकार ढा हो गया यहाँ पर, वो बताएंगे। इस तरह से इस स्वरों का, इसी प्रकार से अंध शब्द आया था, अंधे, अंध माने अंधा व्यक्ति जो होता है, तो उसको वो भी बन गया। तो यहाँ पर भी वो उसी प्रकार का आ गया, था का लोप नहीं हुआ, और यहाँ पर अंध का अंध बन गया। तो इस तरह से प्राकृत में ये मैंने स्वरों को चित्र के माध्यम से बनाया, बताया आपको, और उसी में गुजराती भी लिख दी। तो ये स्वरों का आज मैंने बताया। कल आगे जो शनिवार को हम लेंगे तो उसमें पूरे व्यंजनों के विषय में थोड़े बहुत बतलाएंगे, और आपको इसमें रुचि, आप लोग देखिए, मेरी एक पढ़ाने की एक स्टाइल है, हम प्राय करके पूछते भी हैं बीच बीच में। तो आप लोगों से जो भी मेरे पास सामने देखेंगे, तो मैं उनसे पूछूंगा भी कि प्लीज क्या समझे अब आप, तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम किसी से भी पूछ सकते हैं। इस तरह से आज मैंने यहाँ पर स्वरों को बतलाया। अब मैं आगे के लिए नील शाह जी को कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना अब आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। सो आज आपने प्राकृत का हमें आंशिक क्या बोल सकते हैं कि दर्शन कराया, जिसमें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताया कि कोई भी वर्णमाला होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होती है, वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के अंदर डिवाइडेड होते हैं। उसी प्रकार गुरुजी ने बताया कि व्यंजन और स्वर, ये दो के अंदर कोई भी वर्णमाला डिवाइडेड होती है। सो आज हमने ये जाना क्लास में कि प्राकृत के अंदर 8 स्वर है, ठीक है, और वो स्वर कौन से होते हैं। और हमने डेफिनेशन में ये भी जाना कि स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेने पड़ती है, पर व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेने पड़ती है। सो आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राकृत की जानी, और आज हमने ये भी देखा कि किस तरह एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम जब अनुवाद करते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसमें से हमने कुछ रूल्स आज जाने और आपको याद भी रहे होंगे। जैसे हम 3 प्रकार के स का प्रयोग करते हैं हमारी भाषा में, यानी स, श, श। तो ये तीनों प्रकार के स प्राकृत के अंदर स ही हो जाते हैं, यानी उसके अंदर एक ही स रहता है। सो ये आज हमने जाना। फिर जो विसर्ग होता है, विसर्ग यानी सेमी कोलन, हम कहते हैं ना 2 डॉट्स होते हैं किसी भी वर्ड्स के पीछे, संस्कृत लिखते हैं तो विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ, जब हम उसको प्राकृत के अंदर अनुवाद करते हैं। ये भी जाना, जैसे मृग का एग्जाम्पल लेके बताया कि मृ है, मृ, ठीक है, सो वो म हो गया। व्री है, व्री, वृषभ का, वो व हो गया। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और प्राकृत भाषा में सीखते जाएंगे। किसी के भी कोई भी अगर डाउट्स है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ सकता सबके प्रश्न, क्योंकि भाषा भी सबकी अलग अलग दिखाई दे रही है।
सो अगर किसी को प्रश्न है तो आप आपका थम्स अप हैंड रेज कर सकते हैं। एक क्लास में मैं 2-4 जन को अलाउ कर सकता हूँ प्रश्न पूछने के लिए, और फिर हम आपके बाकी के प्रश्न देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको रिव्यू करके बताएंगे। सो प्रोफेसर जी, मैं चाहता हूं कि हम इंट्रोडक्शन आज 5 ही मिनट का करें, पर आज पहला क्लास है तो सबकी जिज्ञासा भी है, तो काफी लोगों को कुछ न कुछ प्रश्न पूछने, तो 2 जन को मैं आज अलाउ करता हूं प्रश्न पूछने के लिए, फिर हम 5-1 मिनट थोड़े बहुत लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सो प्रमीला समारिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। प्रमीला जी, आपको अनम्यूट करना होगा और फिर आपको पूछना होगा। प्रमीला जी। जी सर, मैं बनारस से ही हूँ और सर से हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग प्राकृत का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी सर से ही हमने पढ़ा है। सर ने हम लोगों को काफी पहले से पढ़ाना शुरू किया था, तो काफी चीजें हम सर से पढ़ पाए हैं। और मेरी जिज्ञासा भी यह है कि हम लोगों को क्या इसकी पुस्तक जल्दी अवेलेबल होगी ताकि हम लोग इसको बुक से भी पढ़ सकें? बिल्कुल, जो सर्टिफिकेट कोर्स की पुस्तक है वो आपको ग्रुप के अंदर भेज दी गई है प्रमीला जी। आपको ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा टाइम से, यानी आपको। हाँ सर्टिफिकेट कोर्स तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, सर पढ़ा चुके हैं। हाँ, सो बेसिकली ये डिप्लोमा की क्लास चल रही है, तो पहले सर्टिफिकेशन का सिलेबस कवर होगा और फिर डिप्लोमा कवर होगा। सो आपको 2-3 महीना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रमीला जी। जी सर। थैंक यू। हाँ, इलन गोविंद जी, आपको प्रश्न है, आप पूछ सकते हो प्रश्न। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है एक्चुअली। आपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाया उसको ग्रुप में शेयर करेंगे तो और आसान रहेगा। श्योर, या ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। रंजना पटोरिया, आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, जय जिनेंद्र प्रोफेसर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ग्रुप में जो हमको पीडीएफ दिया गया है, उसके अलावा हम कौन सी व्याकरण की पुस्तक ले ले सहायता के लिए? ऐसा है, अभी आपको लगभग कम से कम 5-7 क्लास इसी तरह पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आपको ज्ञान हो जाएगा, तब फिर आपको बुक दी जाएगी तो उसके आधार पर अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। अभी आपको पुस्तकों की जरूरत नहीं है, अभी आप इसी तरह पढ़िए। जो हम अभी बता रहे हैं वो बेसिक चीज है, तो बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको फिर पुस्तक पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, वो मिलेगी आपको सब। और आप निधि जी कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, अतिवीर कारेवर, पूछिए आपका प्रश्न। जय जिनेंद्र गुरुजी, इसमें अभी जो स्वर संबंधी नियम दिए हैं, अभी इसमें संस्कृत भाषा से ही कंपेयर किया है, जैसे कि वृषभ में विसर्ग होता है, अभी विसर्ग का जो है वो हो जाता है, तो ये सब संस्कृत भाषा से ही कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, हाँ, ऐसा है कि देखिए, संस्कृत का बहुत मतलब समृद्ध साहित्य है, और जितनी प्राकृत की व्याकरण लिखी गई है वो संस्कृत के आधार पर प्राकृत को समझाया गया है, प्राकृत की व्याकरण समझाई गई है। हेमचंद्राचार्य ने जो व्याकरण लिखी है, शब्देम शब्दानुशासन, उसका 8वां अध्याय जो है वो प्राकृत व्याकरण है पूरा। तो वो भी उन्होंने संस्कृत के आधार पर ही प्राकृत समझाई। जितनी व्याकरण है अभी तक, कोई प्राकृत से प्राकृत को नहीं समझाया गया, बल्कि संस्कृत क्या होता है, संस्कृत को उस समय पे सब लोगों का बहुत बोलबाला था, और लोगों ने कहा कि देखो, अब संस्कृत के आधार पर समझाने में बहुत सरलता रहेगी, इस दृष्टि से यही समझाया है। वैसे आपको एक बात बता दें, आप लोगों कोई भी जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, उनको कोई निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत जो नहीं जानता है वो अच्छे से प्राकृत पढ़ लेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं, वो तो मैंने अभी क्या है, कुछ शब्दों को, कुछ चीजों को समझाना पड़ता है, जैसे मैंने अभी स्वरों को आपके सामने बताया, तो वो संस्कृत के सामने रखने से अंतर पता चल जाता है। जैसे हमारे सामने कोई 5 चीजें हैं, 5 कोई वस्तुएं हैं, 5 पुस्तक के सामने रखी है, हमने एक हटा दी तो 4 बची ना, तो हमने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो हमने इसी तरह से प्राकृत को बता दिए, संस्कृत को बता दिया, संस्कृत में एव होता है
और प्राकृत में ये परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तक जितनी व्याकरण प्राचीन लोगों ने लिखी हैं, आचार्यों ने, वो सब संस्कृत के आधार पर प्राकृत समझाया है। ठीक है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। आप संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं, जीरो भी नहीं, मतलब सुना भी नहीं है, तो भी आप प्राकृत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू प्रोफेसर। एक लास्ट क्वेश्चन है तारा जी की स्क्रीन से, जी पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र गुरुजी जी। देवनागरी भाषा है, अगर देवनागरी और प्राकृत में क्या फर्क है? देखिए, लिपि है, देवनागरी लिपि कहलाती, भाषा अलग चीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी को आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ये तो देवनागरी लिपि है, प्राकृत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। तो भाषा नहीं, भाषा और लिपि में यही अंतर है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कोई भी चीज बोलते, जैसे हमने कमल शब्द बोला, कमल को एक उदाहरण ले ले, तो हम उसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, गुजराती में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। तो ये तो लिपि में और भाषा में अंतर ये होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं प्रोफेसर जी कि हम जो बोलते हैं वो भाषा है, बराबर। तो हम हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं, गुजराती में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, पर यही बोली हुई भाषा को जब हमें लिखना है तो हमें कोई ना कोई लिपि चाहिएगी, कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली देवनागरी एक स्क्रिप्ट है जिसका लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो जो प्रॉपर हिंदी है, प्राकृत है, तो ये सब देवनागरी लिपि को यूज करके लिखी गई है। बहुत बहुत सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी के साथ हम प्रश्नोत्तरी सेशन को विराम देंगे, पर मैं चाहता हूं कि आज कुछ हमारे जो वर्ग में से 4-5 विद्यार्थी खुद को इंट्रोड्यूस करें। हमने पिछले सेशन के अंदर इंट्रोडक्शन सेशन रखा था और सबने खुद को इंट्रोड्यूस किया था। सो मैं अतिवीर कार्यवर से कहूंगा कि आप इंट्रोड्यूस करें, आप कौन सी सिटी से हो, क्या करते हो, आपका संक्षिप्त परिचय, और जो बच जाएंगे उसको आगे लेंगे। हाँ, जो बच जाएंगे उनको आगे वाले आगे परिचय, क्योंकि सबका पूरे सब लोगों का परिचय प्राप्त हो जाए तो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें खुशी होती है कि देखो इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, इतने विद्वान जुड़े हुए हैं, इतने सब लोग, और विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए, तो बहुत खुशी होती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। अतिवीर जी। जय जिनेंद्र, नमो जिनानम, गुरु जी को प्रणाम। मेरा नाम अतिवीर अशोक राव करेवार है। मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद शहर से हूँ और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्विस में कार्यरत हूँ। जैन आगम पढ़ते समय जो ट्रांसलेट हिंदी में हुआ है, समय सार, वचन सार आदि, तो मुझे ऐसा लगा कि प्राकृत भाषा में अगर वो गाथा पढ़ी जाती है तो जो मूल भाव आचार्यों ने लिखा है वो समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो भाव आचार्यों ने लिखे हैं वो जैसे ट्रांसलेट होते हैं या नहीं होते हैं, उसमें मुझे थोड़ा संदेह है। इसलिए मैं प्राकृत भाषा सीखने का उत्साही हूँ और आज की पहली क्लास अच्छी रही और मुझे बहुत उत्साह आया है। शुक्रिया। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आशीषा पारिक। नमो जिनानम, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग किया हुआ है। अभी हाउसवाइफ के तौर पे हूँ और प्राकृत सीख के मुझे जैन आगम और अपना प्रतिक्रमण सूत्र वगैरह सही तरह से समझना था, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। थैंक यू। सुहास दोषी। बहुत अच्छा, बहुत एक नील जी, जय जिनेंद्र, नमो जिनानम। मेरा लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो गया था, फिर भी वापस से मैं डॉक्टर हूँ, मनोचिकित्सक, अहमदाबाद से, और खास करके प्राकृत सीखने का पर्पस यही था कि हम मूल ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार आदि कुलकुलाचार्यकृत जो मूल ग्रंथ है उनका अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सुहास भाई, थैंक यू सो मच। प्रतीक रुमड़े। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक रुमड़े है। मैं मूलतः मुंबई से हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है और फिलहाल मैं यहाँ जर्मनी में ग्योटिंगन विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण में पीएचडी कर रहा हूँ और जिनागमों में तथा संस्कृत के प्राकृत के जो प्राचीन व्याकरण है उनमें मेरी जिज्ञासा है। धन्यवाद।
वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छा। विजय जैन। जय तु जिनेंदो। मैं विजय जैन दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैंने डॉक्टर अनेकांत जी के अंडर में जैनिज्म के ऊपर में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स 1.5 साल का करीबन किया है और बहुत अच्छा क्लास रहा और प्राकृत सीखने का मन में है और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। संतोष जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम संतोष जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बीए किया है और हिंदी मीडियम से मैंने बीए किया था और आज से 40 वर्ष पहले किया था और अभी पिछले 2 सालों में मैंने संस्कृत लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किया और मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ और बस मैं जब शिखरजी जाती थी तो शिखरजी के 30-24 मंदिर में अपने प्राकृत भाषा के दोहे लिखे होते थे तो उनको पढ़ते हुए मुझे बहुत अंदर से खुशी लगती थी और मन करता था कि मैं अपनी इस भाषा को समझ सकूं। इसी उद्देश्य से मैंने प्राकृत भाषा का ये कोर्स ज्वाइन किया है। सबको मेरा जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच संतोष जी। नीलू जैन। नीलू जैन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ नीलू जी। नमो जिनाणम। मैं जबलपुर में रहती हूँ और मैंने बॉटनी से एमएससी किया है और जो गुरुजी हैं वो रिश्ते में मेरे समधी जी लगते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उनके सानिध्य में प्राकृत भाषा को सीखने का प्रयास कर रही हूँ और ऐसा होना ही चाहिए कि हम इतने बड़े विद्वानों के संपर्क में हैं तो हम लोग को ये सीखने का मौका मिले। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच नीलू जी। सो प्रोफेसर जी, हमारा टाइम हो चुका है और अगले जिन जिन का इंट्रोडक्शन बाकी है वो हम अगले सत्र में रखेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे और मैं आप सबसे कह देता हूं कि जिन जिन ने प्राकृत के लिए रजिस्टर किया है और जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है और सभी इंफॉर्मेशन ये ग्रुप पे ऊपर डाली जाएगी। अगर आपको कोई प्रश्न है तो ग्रुप के ऊपर छोड़ दीजिए और अगर दूसरे लोगों के भी सेम प्रश्न है सो हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बना के आप सबको उसके उत्तर दे देंगे। सो यस, इसी तरह प्राकृत कोर्स से जुड़े रहिए। आज हमने नई नई बातें प्राकृत भाषा के बारे में जानी और ये भी देखा कि प्राकृत का जब ट्रांसलेशन हो जाता है दूसरी भाषा से जब प्राकृत में ट्रांसलेशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह ये सीखते जाएंगे और हाँ, आपको आपका नाम प्राकृत में बताने आना ही चाहिए और आप कौन सी जगह पे रहते हो। तो ये 2 चीज हमने आज सीखी है कि हमारा नाम प्राकृत में कैसे बताना है और हम जिस जगह रहते हैं वो जगह प्राकृत भाषा में हमें कैसे बताना है। सो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु, वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम सभी को, प्रणाम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। सभी के लिए नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। बहुत अच्छा लगा सबने और इसी तरह उत्साह से सब लोग जुड़े रहें और बहुत आनंद आएगा आगे आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे। बिल्कुल।